नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। तो बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की भी हम आज बात करेंगे। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रदेश सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है। तमाम मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसके अलावा कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण मुद्दा कांग्रेस ने बना लिया है। इसी पर यह रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस निकालेगी छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। गिरौदीपुरी से रायपुर तक 6 दिन में पूरी होगी यात्रा। यात्रा में लॉ एंड ऑर्डर और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर होगी चर्चा। कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने जा रही है। रविवार को मीडिया से चर्चा करते हुए यात्रा की जानकारी दी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हम 27 से 2 अक्टूबर तक गिरदौरीपुर धाम से रायपुर तक पैदल यात्रा करेंगे। हमारी इस यात्रा का नाम होगा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। जनता ने बीजेपी को जनादेश दिया, लेकिन सरकार से आज हर वर्ग परेशान है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि, जन्मस्थली, वहां से दर्शन कर 125 किलोमीटर का लगभग गिरौदपुरी से रायपुर तक का पैदल यात्रा करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है और इस यात्रा का नाम रहेगा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। उन्होंने आगे कहा कि अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए बलौदाबाजार घटना के बाद निर्दोषों को गिरफ्तार किया गया। आज कवर्धा जल रहा है और साहू समाज के 3 बेटों की हत्या हुई है। यहां तक कि पहली दूसरी घटना को रोका जा सकता था। तीसरी घटना में पुलिस बर्बरता से पीट कर मार डाला गया। साथ ही इसे छिपाने का भी प्रयास किया गया। लगातार बढ़ती घटनाओं से जनता सहम गई है। गुरु घासीदास के संदेश को लेकर गिरौदीपुरी से रायपुर तक यात्रा 6 दिन में पूरी होगी। आप वर्तमान में देख रहे हैं कि पूरा कवर्धा जल रहा है। कवर्धा कौन सा जिला है? गृह मंत्री का विधानसभा, गृह मंत्री का स्वयं का जिला। वहां 3 साहू समाज के बेटाओं की हत्या होती है। पहला हत्या भी रोका जा सकता था, दूसरे हत्या में आगजनी हुई, उसको भी रोका जा सकता था। पुलिस मुखदर्शक बन के खड़ी रही, वीडियो बनाती रही। तीसरी घटना को तो पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुद उसको अंजाम दिया, जिनकी बेरहम पिटाई से उनकी मौत हुई है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ये सरकार सीरियल किलर के रूप में काम कर रही है क्या? हम इस सरकार से जानना चाहते हैं कि अब किस समाज की बारी है। इस सरकार में ना ही आदिवासी सुरक्षित है, ना सतनामी समाज, ना ही साहू समाज। कोई भी समाज इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। सरकार ने सीरियल किलर की तरह काम कर रहा है। सीरियल किलर इसलिए इस सरकार में आदिवासी समाज सुरक्षित नहीं है। आदिवासी समाज को लगातार फर्जी एनकाउंटर, राजधानी में आदिवासी छात्र की मौत होती है, हमारे बैगा आदिवासी की मौत होती है, 19 आदिवासियों की मौत होती है। तो इस सरकार ने आदिवासी सुरक्षित नहीं है, इस सरकार में अनुसूचित जाति सुरक्षित नहीं है, इस सरकार में अब साहू ओबीसी और साहू समाज भी सुरक्षित नहीं है। क्या यह सरकार सीरियल किलर की तरह काम कर रहा है क्या?
एसटी, एससी, ओबीसी। अब बता दे कि कौन सा समाज टारगेट में है, हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी ने हमला बोला। कांग्रेस की यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। पहले राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, अब दीपक वैज निकाल रहे हैं। राहुल जी भी यात्रा निकाल चुके हैं, अब दीपक भाई यात्रा निकाले। उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अब कांग्रेस के पास में कोई काम नहीं बचा है तो काम ढूंढ रहे हैं। और कल दिया है कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को नकार दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। क्या कांग्रेस यात्रा से अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंक पाएगी? क्या कांग्रेस यात्रा से प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेर पाएगी? क्या कांग्रेस यात्रा से आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में फायदा होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मध्य प्रदेश में बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है। आए दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। बीजेपी ने एक दिन में 10 लाख तक सदस्य बनाए हैं। सबसे ज्यादा अगर बीजेपी से कोई जुड़ रहा है तो उनमें युवा हैं, किसान हैं, महिलाएं भी सदस्य बन रही हैं। पहले चरण में करीब 1 करोड़ के सदस्य बीजेपी को बनाने हैं। इसी को लेकर टारगेट सेट हो चुका है। ये रिपोर्ट आप देखिए। रिकॉर्ड बनाएगी बीजेपी, सदस्यता की तेज रफ्तार। पहले चरण में 1 करोड़ के करीब 2 करोड़ सदस्य का रखा टारगेट। एक दिन में बनाए रिकॉर्ड 10 लाख सदस्य। युवा, किसान, महिला बन रहे सदस्य। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन की तारीफ अब हाईकमान के स्तर पर होने लगी है। बीजेपी ने एक दिन में 10 लाख सदस्य बनाकर रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड की खास बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा किसान, महिला और युवाओं ने सदस्यता ली। अभी तक 70 लाख सदस्य बन चुके हैं, जबकि पहले चरण का सदस्यता अभियान 25 सितंबर तक चलेगा। इस हिसाब से बीजेपी पहले चरण में 1 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ता हर बूथ पर सदस्यता अभियान को चला रहे हैं। सबसे कमजोर विधानसभा और बूथों पर सबसे ज्यादा फोकस है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा का कहना है कि 25 सितंबर को दीनदयाल की जन्म जयंती के मौके पर हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया। इस सदस्यता अभियान में MP देश में नंबर 1 बनेगा। मध्य प्रदेश के अंदर जो डिजिटली हमारा अभियान चल रहा है, मिस कॉल से, QR कोड से, वेबसाइट के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से, आज इस डिजिटली अभियान में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी तक 40,92,401 सदस्य बनाए हैं। देश के अंदर उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी राज्य भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अथक मेहनत परिश्रम से आगे बढ़ रहा है और हम इस बार देश के अंदर मध्य प्रदेश भी रिकॉर्ड बनाएगा। बीजेपी ने 16 अगस्त को सदस्यता टोली का ऐलान किया। 17 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। 21 अगस्त को प्रदेश में कार्यशाला का आयोजन। 22 और 23 और 24 अगस्त को जिला स्तर पर कार्यशाला। 25 से 27 तक मंडल, 28 से 29 तक शक्ति केंद्रों पर कार्यशाला। 31 अगस्त को बूथ स्तर पर कार्यशाला का आयोजन। 1 से 25 सितंबर तक प्राथमिक सदस्यता अभियान। 1 से 25 सितंबर के पहले चरण के बाद दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक रहेगा। 1 अक्टूबर को ही सक्रिय सदस्यता समीक्षा की घोषणा होगी और 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। इसके बाद अंत में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता रजिस्टर तैयार किया जाएगा। सदस्यता को लेकर दिग्विजय सिंह के झूठ बोलने वाले बयान पर VD शर्मा ने दिग्विजय पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह से झूठ बोलने की सील बनाना चाहिए। दिग्विजय सिंह झूठ खाते हैं और झूठ को परोसते भी है, इसलिए कांग्रेस का हर नेता झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी के सदस्यता अभियान से कांग्रेस का वोट बैंक खिसक रहा है।
अपने कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। अब इन्हीं कार्यकर्ताओं की फौज को बीजेपी ने फिर से मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के लिए 41 लाख कार्यकर्ताओं को प्रदेश के 64,871 बूथों पर उतार दिया। बीजेपी सदस्यता के टारगेट के साथ अभी से 2028 और 2029 में होने वाले चुनाव की जमीन भी तैयार कर रही है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए BSTV। छत्तीसगढ़ में पाठ्य पुस्तक निगम की छापी गई किताबें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। कबाड़ में स्कूली बच्चों की किताबें बेच दी गई। सवाल ये कि बच्चों के भविष्य से आखिर खिलवाड़ कौन कर रहा है, इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। कबाड़ में बेची पाठ्य पुस्तक निगम की छापी गई किताबें। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का दोषी कौन? किताबें कबाड़ में तब्दील। करप्ट सिस्टम की भेंट चढ़ी किताबें। कौड़ियों के भाव कबाड़ में बेची गई किताबें। सीएम साय ने जांच के दिए निर्देश। पाठ्य पुस्तक निगम के GM किए गए निलंबित। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की छापी गई किताबें अब कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 की नई किताबों को कबाड़ के भाव बेच दिया गया। वहीं पाठ्य पुस्तक की किताबों को लेकर पॉलिटिकल आरोप भी लग रहे हैं। जो किताबें कबाड़ में मिली थी, उन किताबों को कक्षा 1 से 10वीं तक के सरकारी स्कूलों में छात्रों को फ्री में बांटा जाना था, लेकिन किताबें कौड़ियों के भाव कबाड़ में बेची जा रही हैं। इस मामले को उठाते हुए कांग्रेस ने सरकार और अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के नैनिहाल, उनके भविष्य से इतना बड़ा खिलवाड़, उनके लिए छापी गई पुस्तक को कबाड़ खाने में आप डंप कर दिए। आखिर इसका जिम्मेदार है कौन? इसका कमीशन किसके किसके तक पहुंचा? इसका भ्रष्टाचार का पैसा कहां तक पहुंचा है, ये तह तक जाना जरूरी है। लेकिन सरकार ने जांच कमेटी बनाई, जांच में है कौन? उसे डिपार्टमेंटल के अधिकारी। क्या इससे जांच पूरी तरह से निष्पक्षता से होगा? नहीं होगा निष्पक्षता। मतलब सरकार सिर्फ ये कार्रवाई कर लिपापोती करने का काम कर रही है, बल्कि अगर जांच करे तो बहुत बड़ा घोटाला है। उधर मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम साय ने जांच के निर्देश दिए। साथ ही सीएम के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश शर्मा को निलंबित कर दिया है। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार मतलब कहीं पर गलती हो रही है और जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें कबाड़ में मिली थी। हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे 2 अधिकारी को सस्पेंड किए और उसमें जांच बैठाए हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। कोई भी दोषीदार, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सरकारी स्कूलों के लिए छापी गई किताबें रायपुर के कबाड़खाने में पड़ी मिली हुई हैं। किताबें सर्व शिक्षा अभियान और छत्तीसगढ़ कॉरपोरेशन के माध्यम से छापी गई थी। स्कूली बच्चों को फ्री में मिलने वाली किताबें करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन गई हैं। ऐसे में सुशासन की सरकार और जीरो टॉलरेंस की नीति सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी कि पाठ्य पुस्तक की किताब कबाड़ में कैसे बेच दी गई। आखिर किताबों को कबाड़ में तब्दील कर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का दोषी कौन है? करिश्मा सोनी, BSTV, रायपुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलकाता में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से बातचीत की। सीएम ने देश विदेश से आने वाले उद्योगपतियों, औद्योगिक संगठनों से निवेश को लेकर चर्चा की है। इसी दौरान प्रदेश में निवेश एवं नीति निर्धारण को लेकर भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप प्रदेश की धरती पर आइए, देखिए, समझिए उद्योग के कितने अवसर प्रदेश में संभावित हैं। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। मोहन सरकार निवेश पर खासा फोकस कर रही है।
कोलकाता में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से सार्थक चर्चा की, साथ ही निवेशकों को प्रदेश की धरती पर निवेश का न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे पर काम किए जा रहा है, मजबूत कानून व्यवस्था और कुशल मैन पावर पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा उद्योगपतियों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। व्यापार बढ़ेगा कहां से, लेकिन इसकी बीच की कड़ी में मार्ग निकालने में आया हूं। मैं कह रहा हूं कि कोयम्बटूर में जरूर इंडस्ट्री लगाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश भी पलक पावड़ बिछा के आपका स्वागत करना चाहता है, आपको आमंत्रण देना चाहता है। हमारे अपनी जमीन का, बिजली का या ये जो बताई गई पॉलिसियों पे भी बात नहीं कर रहा हूं। ये पॉलिसियों पे बात करना तो हमारे अधिकारी कर देते हैं। अरे आप आइए और आपको लोगों पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि कलकत्ता या बाकी राज्यों में आप काम बंद कर दीजिए, जहां आप काम कर रहे हैं वहां जरूर करिए, लेकिन काम को आयाम को रोकिए मत। ये परमात्मा की दया है, उनने आप में प्रतिभा दी है, क्षमता दी है, योग्यता दी है, अवसर दिया है। इस अवसर को पहचाने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जहां भी हैं वहां से 10-10 गुना आगे बढ़े और 10 प्रकार के काम करें। इसी प्रकार से काम करते जाएंगे तो मुझे लगेगा कि अपने आज की हमारी ये मीटिंग सफल हुई। हमारे इस देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अभिनंदन करता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से पूरा देश केवल 10 साल के छोटे से समय में कहां 11वें नंबर पे थे, कहां 5वें नंबर पे आ गए दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में। एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। जहां विवेकानंद ने भगवान की इच्छा जरूर जाहिर की कि मैं भगवान देखना चाहता हूं, लेकिन भगवान को देखने के बाद सच्चे अर्थों मनुष्य के अपनी पहचान दिलाने वाले परमहंस भी इसी धरती पर, इसी कलकत्ता से थे, जो कर्म के आधार पर दुनिया में मनुष्य को उस ललक की तरफ ले गए। हम कभी विवेकानंद का जीवन देखेंगे तो ध्यान में आएगा, जिनने अपनी तमाम पढ़ाई के बीच में भगवान को देखने की जिज्ञासा प्रकट की, लेकिन एक बार भगवान को देख लिया तो वो भगवा वस्त्र जरूर धारण करते रहे, लेकिन सच्चे अर्थ में वो मानव धर्म को समझते हुए उनने हमारे अपने कर्मों के आधार पर चल करके भारत के गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव का संकल्प धारण किया। इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आप उस स्थान के भी लोगों, मैं आपको बधाई देना चाहता। तो विकास के कारवां में मध्य प्रदेश सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया, कहा कि हम हर क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए मदद करेंगे, प्रदेश के विकास की दिशा में पूरा सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उद्योगपतियों और औद्योगिक संगठनों के साथ सार्थक चर्चा भी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में औद्योगिक विस्तार की संभावनाओं के बारे में अवगत कराया। मध्य प्रदेश की इस धरती से चल करके कलकत्ता, बंगाल की धरती पर आकर के हमने अपने उस भाव को सामने रखने का प्रयास किया, जिसके बलबूते पर मध्य प्रदेश उद्योग निवेश के मामले में आर्थिक रूप से एक बड़ी लंबी छलांग लगाने जा रहा है। कोलकाता भारत की सांस्कृतिक राजधानी के नाते से जाना जाता है और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं मध्य प्रदेश, तो मैंने कहा कि महाकाल से महाकाली तक हमारा अपना देश समृद्ध बने, सशक्त बने, और खासकर कलकत्ता में टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स, विनिर्माण जैसे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कलकत्ता जाना जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलकत्ता में इंटरेक्टिव सेशन आयोजित कर टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, पर्यटन, आईटी, विनिर्माण, कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग के उद्योगपतियों को आज आमंत्रित किया गया था। 700 से ज्यादा उद्योगपति आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कई सारे उद्योगपतियों ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उद्योगपति मध्य प्रदेश के आयोजन में शामिल हुए, ये इस बात को बताता है कि वो मध्य प्रदेश पे कितना भरोसा कर रहे हैं, और ये हमारे लिए संतोष की बात है। 28 से ज्यादा उद्योगपतियों से 1-to-1 की चर्चा की गई, जिसमें मैं स्वयं शामिल हुआ हूँ। राजीव मुद्रा जी चेयरमैन, JMS माइनिंग, अश्विन लोढ़ा जी
MDMCO ओरिएंटल पेपर मिल्स, इंद्रजीत मुखर्जी वाइस चेयरमैन इत्यादि कई सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों से डॉलर, रूपा, ऐसे अलग अलग प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स के अलग अलग निवेशकों से भी व्यक्तिगत चर्चा हमारे द्वारा की गई है। 7 से अधिक औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधियों ने प्रतिभागियों ने सहभागिता की है, जिनके माध्यम से नेस्कॉम, अपेरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद, लघु उद्योग भारती, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज आदि के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में 10 अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मिशनों ने भी भागीदारी की है। जर्मनी, रूस, कनाडा, स्पेन, ग्रीस, थाईलैंड, एल साल्वाडोर, बांग्लादेश, मालदीव, ग्वाटेमाला इत्यादि के काउंसिल जनरल और अन्य प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। निवेश प्रस्ताव जो आए हैं कुछ मैं बताना चाहूँगा। जैसे हिमाद्री केमिकल्स, इन्हें निवेश की संभावना लगभग 5,425 करोड़, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। श्याम मेटलिक्स एंड एनर्जी, ये 5,040 करोड़ के निवेश की संभावनाओं पे इन्हें प्रस्ताव दिया, जिसमें 2,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा सीमेंट के क्षेत्र में काम करने का आश्वासन दिया है, जिसमें लगभग 3,000 करोड़ का निवेश और 1,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जुपिटर सोलर, श्री आकाश गरोड़िया जी द्वारा सौर विनिर्माण में 2,500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव हमको मिला है, जिसमें 1,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कई सारे ग्रुप, आधुनिक ग्रुप्स जो इस्पात के क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे पर्यटन में, लॉजिस्टिक में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, अभियांत्रिकी में, खाद्य प्रसंस्करण में, प्लास्टिक सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब मिलाकर के लगभग 20,000 करोड़ के प्रस्ताव और 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार की बड़ी संभावना आज बंगाल में कलकत्ता दौरे से हमको मिली है। फिलहाल मोहन सरकार उद्योगपतियों के बीच समन्वय स्थापित करना चाहती है। विकास के कारवां में उद्योगपतियों को राहत रियायत के लिए सरकार तैयार है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विस्तार की संभावनाएं निवेश को कितना लुभा पाती है। उधर जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सियासत भी इसको लेकर लगातार जारी है। कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में धुआंधार प्रचार कर रही है। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के धारा 370 को लेकर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करें। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम मोहन का कांग्रेस पर तंज। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान, सीएम ने कांग्रेस को घेरा। धारा 370 को लेकर गरमाई सियासत। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच 370 पर बयानबाजी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने के मसले पर खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक राय है। तो क्या यह गठबंधन पाकिस्तान ने कराया? इस बात के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात स्पष्ट करे। यह घोर निंदनीय है। अगर कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे को लागू कर रही है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत के अंदर धारा 370 जम्मू कश्मीर की हटाने के मसले पर, 35 के हटाने के मसले पर खुलकर के कह रहे हैं कि पाकिस्तान की, कांग्रेस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक राय इस मसले पर। तो क्या ये गठबंधन पाकिस्तान ने कराया? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पूरे घटनाक्रम पे माफी मांगना चाहिए और पाकिस्तान को कठोर शब्दों में जवाब देना चाहिए कि वो देश के उनके हालात वही निपट ले। जम्मू कश्मीर के चुनाव के बीच भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं।
सीएम के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री को एक सलाह है, आप इधर उधर की बातें ना करें, आप मध्य प्रदेश पर ध्यान दें, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित है, किसान आंदोलन कर रहा है, उनको समर्थन मूल्य नहीं दे पा रहे हैं और आप बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। मेरी तो मुख्यमंत्री जी को एक ही सलाह है कि मुख्यमंत्री जी आप इधर उधर की बातें न करें, आप मध्य प्रदेश पर ध्यान दें, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित है, किसान आंदोलन कर रहा है, उनको समर्थन मूल्य आप नहीं दे पा रहे हैं और आप बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। मुद्दे को घुमाना और मुद्दे को भटकाना ये भाजपा नेताओं की आदत बन चुकी है। मध्य प्रदेश में ना बेटियां सुरक्षित है, किसान परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो कम से कम आप थोड़ा समय मध्य प्रदेश को जरूर दें। तो जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र अनुच्छेद 370 को लेकर बिल्कुल चुप है। कांग्रेस घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग इसमें की गई। हालांकि कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथी फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का जोर शोर से वादा कर रही है। इसे लेकर बीजेपी की ओर से लगातार कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी पूरे चुनाव में धारा 370 को समाप्त करने पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। फिलहाल बात सियासत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।